अमीनो एसिड में पहला क्वेश्चन आता है कि आप लोग अमीनो एसिड किसको बोलेंगे। तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को पूरा डिटेल बताया जाता है कि एसिड्स क्या होते हैं। तो हमने उन्हीं पर्टिकुलर को ध्यान रखा और बोला कि अगर कभी एसिड बोला गया है तो आपका यहाँ पर एक COH होना मैंडेटरी है। यहाँ पर आपका कार्बन से अगर कभी कोई ग्रुप लगता है जो कि होता है आपका NH2, और इधर आपका हाइड्रोजन और इधर आपका R बना हुआ है। तो मैं बोलूँगा इस पर्टिकुलर कार्बन के पास एक तरफ COH भी है और दूसरी तरफ आपका NH2 भी है। ये आपका पर्टिकुलर है एसिडिक और ये है आपका यहाँ पर बेसिक। तो अगर कार्बन पर एक तरफ COH और कहीं पर आपका NH2 अटैच है तो हम लोग उसको अमीनो एसिड बोलते हैं। और अगर आप इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें और ये R मान लीजिएगा आपका बन जाता है CH3, तो मैं बोलूँगा कार्बन पर लगने वाले सभी ग्रुप अगर अलग अलग होंगे तो वो बन जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर इस पर्टिकुलर आप जिसको मैंने CH3 बोला था, अगर मैं इसको यहाँ से हटाने के बाद यहाँ पर अटैच कर देता हूँ केवल और केवल हाइड्रोजन, तो मैं बोलूँगा कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब कार्बन पर जब चार में से दो ग्रुप आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वो कायरल कंपाउंड नहीं रहता और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाएगा। तो मैं एक जनरल आइडिया अगर आपको इंट्रोड्यूस करने लगूँ तो मैं केवल बोलूँगा कि वो पर्टिकुलर ग्रुप जिसमें COH दिखाई दे और जिसमें आपका NH2 दिखाई दे उसको हम लोग बोलेंगे अमीनो एसिड। मीन्स an amino acid is a compound that contains both a carboxylic group and an amino group. जिन लोगों ने IUPAC पढ़ी होगी उनको पता होगा कि जब हम IUPAC नेम लिखते हैं तो COOH को हम लोग यहाँ पर सुफिक्स मानते हैं। मैंने कहा ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर अल्फा बीटा की बात करने लगूँ तो यहाँ पर आप बोलेंगे इस पर्टिकुलर को आप अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर COOH आपका बना हुआ और यहाँ पर NH2 है तो बोलूँगा ये NH2 अल्फा कार्बन पे बना हुआ है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बोलने लगता हूँ कि COH के बाद कार्बन के बाद में एक कार्बन के और बाद में यहाँ पर NH2 लगा हुआ है, तब मैं बोलूँगा कि ये अमीनो एसिड अल्फा नहीं है, ये बन जाएगा आपका बीटा। मैंने कहा ये जो बेसिक आपको स्ट्रक्चर बनाई जाती हैं आपका IUPAC में, उसके हिसाब से हम यहाँ पर अल्फा बीटा गामा कर सकते हैं। मुझे इतनी चीज़ याद रखनी है कि केवल एक अमीनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें COH भी है और साथ ही में आपका NH2 भी बना हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अमीनो एसिड की बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग को पता चल चुकी है। फिर हमने कहा क्या अमीनो एसिड एग्जिस्ट कर जाएगा। मैंने कहा अगर एक टेस्ट ट्यूब में आप एक एसिड और दूसरा आप बेस लेते हैं तो दोनों आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। सिमिलरली जब मैंने इस स्ट्रक्चर को दोबारा से ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि जो आपका ये पर्टिकुलर ग्रुप बना हुआ है ये आपका है एक एसिडिक ग्रुप COH और ये है आपका एक बेसिक ग्रुप। एक एसिड और दूसरा बेस दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और ये पर्टिकुलर अपना H रिलीज करने के बाद ये H इधर जाएगा और इधर जाने के बाद NH2 का लोन पेयर पर अटैक करने की वजह से ये बन जाएगा आपका NH3 पॉजिटिव। इसका मतलब ये एक टाइप का आयन बन गया। ये अलग बात है कि जो अमीनो एसिड था स्टार्टिंग में COH और NH2, इस पर भी चार्ज जीरो था और यहाँ पर भी चार्ज जीरो, लेकिन यहाँ पर एसिड और बेस आपने रिप्रेजेंट किया हुआ था। लेकिन ज्यूटर आयन में आपने कहा एक तरफ नेगेटिव और दूसरी तरफ आपका पॉजिटिव बना हुआ है और जो H का ट्रांजेक्शन है वो एक ही पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के अंदर घुमा है। आपको याद होना चाहिए हमने दो वर्ड यूज किए थे, एक इंट्रा और एक इंटर। यहाँ पर जो सॉल्ट बना है वो H आपस में ही उन्होंने एक्सचेंज किया है। तो एक अमीनो एसिड से H के ट्रांजेक्शन के बाद एक जगह नेगेटिव और दूसरी जगह आपका पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइप से जो आयन क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं ज्यूटर आयन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन में ये आ चुका है। तो अगर आप बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करने लगे तो आप बोलेंगे एक तरफ COH होना चाहिए और दूसरी तरफ आपका COOH होना चाहिए। लेकिन अगर आप ज्यूटर आयन की बात करने लगे तो आप बोलेंगे कि एक तरफ आपका नेगेटिव टर्मिनल आ गया और दूसरी तरफ आपका पॉजिटिव टर्मिनल आ गया।
अब अगर मैं ज्यूटर आयन के आगे आ चुका हूं तो मैं बोलूंगा ज्यूटर आयन हैज नो नेट चार्ज, क्योंकि जितना नेगेटिव था उतना ही आपका पॉजिटिव बना हुआ है। अब अगर मैं बात कर लूँ क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड की, तो मैं बोलूँगा दो टाइप के हमारे पास अमीनो एसिड मिलते हैं। एक जिनको बॉडी दोबारा बार बार रीजनरेट करती है और मुझे अलग से उसको कंज्यूम नहीं करना पड़ता, और दूसरा होता है जो कि मुझे लगातार कंज्यूम करने पड़ेंगे अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। तो हमने कहा जो इसेंशियल रहेंगे और नॉन इसेंशियल रहेंगे। द अमीनो एसिड विच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नॉन इसेंशियल। आप खाइएगा नहीं, आपको बॉडी खुद एडजस्ट करती रहेगी। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल हैं जिनको आपको लगातार खाना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर एसिड्स आपके फूड में होने चाहिए। तो मैंने कहा इसका मतलब दो टाइप के आपके एसिड्स आए अमीनो एसिड्स, एक नॉन इसेंशियल और दूसरे आए इसेंशियल। ये ध्यान रखिएगा, जो आपको खाने से अमीनो एसिड मिलते हैं उनके नंबर्स कम हैं, क्योंकि जो बॉडी जनरेट करेगी वो होंगे आपके 11 जो कि क्लियरली मेंशन है यहाँ पर, और जो आपको लगातार फूड से लेने पड़ेंगे वो नंबर्स में अगर आप काउंट करने लगें तो वो होगा आपका 9। तो याद रखिएगा 11 और 9, और अगर आप ध्यान से देखने लगें तो टोटल अमीनो एसिड हमें कितना बोला गया है, बोलूँगा हम लोग केवल 20 ही कवर करेंगे। 11 हमारी बॉडी जनरेट करेगी और 9 हमें लगातार फूड को कंज्यूम करना पड़ेगा, और जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसे हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को ये याद करना चाहिए कि एक होते हैं इसेंशियल और दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल। हमने कहा चलेगा, अगर इसके आगे चलने लगे तो अगला पॉइंट क्या रहेगा, तो हमने कहा इन्हीं पर्टिकुलर जो 20 अमीनो एसिड्स बनते हैं उनको हमने अब स्ट्रक्चर वाइज डिफाइन किया। मैंने कहा स्ट्रक्चर वाइज कितने होते हैं, तो बोलूँगा केवल यहाँ पर हम लोग 4 बात करेंगे कि टोटल अमीनो एसिड स्ट्रक्चर बेस केवल 4 टाइप्स के होते हैं। मैंने कहा कौन से, तो मैंने कहा एक है आपका नॉन पोलर। चेक कीजिएगा जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड का मतलब COOH और आपका जो NH2 मतलब आपने ज्यूटर आयन बनाया, एक ने H निकाल के दूसरे NH2 को दिया, तो एक तरफ CO नेगेटिव और एक तरफ आपका NH3 पॉजिटिव बनता है। इन दोनों को इग्नोर करते हुए जो ग्रीन कलर से आपकी ब्रांच बनी हुई है, क्या वो पर्टिकुलर नॉन पोलर है HCS3, ये भी कार्बन। आप लाइन से चेक कीजिएगा जितने भी आपके पर्टिकुलर बने हुए हैं ये पर्टिकुलर आपके नॉन पोलर बन जाते हैं, और नॉन पोलर का मतलब नॉन पोलर साइड चेन। मैंने कहा ठीक है, और कौन कौन से होंगे, ध्यान दीजिएगा जो आपका ग्लाइसिन है ये आपका एक कार्बन पर HH लगा हुआ है। जब HH लगता है तो आप बोलेंगे कि ये ऑप्टिकली, बोलूँगा ये इनएक्टिव कंपाउंड है। ये क्वेश्चन आ चुका है तो आपको याद रखना है 20 में से केवल एक ही ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। मैंने कहा ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो उन्होंने कहा अगर आप आगे चलने लगे तो अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि EN डिफरेंस की वजह से आपका जो साइड में ग्रुप लगा हुआ है जिसका मैंने कलर चेंज किया है, यहाँ पर आपका हल्का सा पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी जिसको हमने बोला पोलर साइड चेन। चेक कीजिएगा क्या कार्बन और ऑक्सीजन में यहाँ पर आपका हल्का सा नेगेटिव पॉजिटिव आएगा और ये टर्मिनल हल्का सा नेगेटिव आ जाएगा। चेक कीजिएगा सभी लोग आपके हल्के हल्के पोलर टर्मिनल रखे हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आपने कहा एक हुए आपके नॉन पोलर और दूसरे हुए आपके पोलर साइड। मैंने कहा और अब कितने बच गए, पोलर और नॉन पोलर हो गया। मैंने कहा अब 2 टाइप के हमारे और बच गए हैं अमीनो एसिड, जिसमें कि एक रखा जाएगा आपका एसिडिक नेचर का और दूसरा रखा जाएगा बेसिक नेचर का। एसिडिक नेचर का मतलब अब मैं बोलूँगा कि पर्टिकुलर जो आपका R ग्रुप है उससे जो अटैच्ड है इस टाइम वो आपका COH का फैमिली है। मैंने कहा चेक कीजिएगा जैसे आपने लिखा एसिडिक तो क्या इस पर्टिकुलर में आपका COO नेगेटिव अटैच है, मतलब इसने COH से एक H निकाल दिया और इसकी जो टेंडेंसी हो गई वो मैं बोलूँगा एसिडिक हो गई। तो आपने यहाँ पर आपने फिर से बना दिया, 2 बन गए जिनको बोलूँगा कि ये एसिडिक हैं। अगर ये एसिडिक थे तो इसने अगर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज निकाला होगा हाइड्रोजन का तो बोलूँगा कि इस पर चार्ज नेगेटिव बन गया, लेकिन मैं अभी इसे चार्ज की बात ना करके मैं इसे केवल एसिडिक बोलूँगा। सिमिलरली अगर आप राइट साइड के डायग्राम देखने लगें तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी हैं इनमें बेसिक कैरेक्टर बना हुआ है, और अगर बेसिक कैरेक्टर बना हुआ है तो मैं इन्हीं को बेसिक अमीनो एसिड बोल दूंगा। तो अगर देखा जाए तो 20 में से मुझे केवल 4
यहाँ पर डिवीज़न करने हैं। एक है आपका नॉन पोलर, अगला है पोलर, एसिडिक और बेसिक। तो हम लोगों ने यहाँ पर अमीनो एसिड को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एसेंशियल था और नॉन एसेंशियल, कि फूड देगा या फूड नहीं देगा, और या बॉडी देगी या मुझे फूड को कंज्यूम करना पड़ेगा। दूसरा है उनका स्ट्रक्चर बेस, कि वो पोलर है, नॉन पोलर हैं या एसिडिक और बेसिक नेचर बने हुए हैं। तो हम लोगों ने यहाँ तक, और 20 में एक आपका ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली, बोलूँगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बना हुआ है। हमने कहा चलेगा, अब हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और देखते हैं कि अमीनो एसिड में कौन सी ग्रुप का क्या बिहेवियर है। मैंने कहा मतलब, तो उन्होंने कहा देखिएगा आपके पास दो ग्रुप होते हैं। एक ग्रुप है आपके पास यहाँ पर COOH, दूसरा है यहाँ पर NH3 पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है, हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन ज़्यादा एसिडिक है। हमने प्रैक्टिकल किया और हमने कहा कि हम लोगों को यहाँ पर आपको pKa दिया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ आता है pKa क्यों दिया है। तो मैंने कहा पहले पढ़ लेते हैं, द एवरेज वैल्यू ऑफ pKa। अभी अगर pKa की बात करने लगे तो pKa का फॉर्मूला क्या था, तो बोलूँगा pKa का फॉर्मूला था माइनस log Ka। मैंने कहा ठीक है, कहाँ पढ़ा था, मैं बोलूँगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, या हम लोगों ने पढ़ा था ये टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो मुझे पता चला कि अगर कोई पर्टिकुलर आपका मान लीजिएगा Ha कन्वर्ट हो रहा है आपका H पॉजिटिव और A नेगेटिव में, तो बोलूँगा जिस केमिकल में H ज़्यादा बनेंगे वो ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसमें ज़्यादा H पॉजिटिव बनेंगे वो उसके लिए Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी। Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो pKa की वैल्यू कम हो जाएगी। तो मुझे इतना पता चला, जिस केमिकल के लिए pKa की वैल्यू कम होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये तो हमारा बेसिक मेथड था किसी चीज़ को कंपैरिजन करने का। तो हमने कहा अगर कंपैरिजन करने लगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करने लगते हैं तो आपको एक डायग्राम तो आपका बना हुआ है, या अगर मैं यहाँ पर दोबारा से डायग्राम बनाऊँ और बोलने लगूँ कि ये कंपाउंड है आपका RCH, ये बना हुआ है आपका COH, और यहाँ पर बन गया मान लीजिएगा आपका NH3 पॉजिटिव, ठीक है। और इसने मान लीजिएगा H रिलीज कर दिया। H रिलीज करने का मतलब है डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बाद ये बनता है आपका RCH2 और ये बनता है COO नेगेटिव। यहाँ से आपने एक H हटाया और H हटाने के बाद आपने दोबारा से वही काम किया कि CH लगाया और यहाँ पर आपने लगा दिया NH3 पॉजिटिव। चेक कीजिएगा, जो आपने यहाँ पर NH3 पॉजिटिव लगाया है क्या वो इसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज मिनिमाइज हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज कम होगा तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब ये केमिकल बनेगा, और अगर ये केमिकल बनेगा तो रिएक्शन ईजिली आगे जाएगी। जब रिएक्शन ईजिली आगे जाएगी तो ईजिली आपके H पॉजिटिव जनरेट होंगे, H जल्दी बनेंगे, H ज़्यादा बनेंगे। H ज़्यादा बनेंगे तो इसका मतलब ये केमिकल ज़्यादा एसिडिक होगा। मैंने कहा अगर मैं इस NH3 को हटाने के बाद इसको मैं हटा देता हूँ और बोलता हूँ केवल यहाँ पर CH3 बना हुआ है, तो बोलूँगा CH3 के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर नहीं होती। इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर नहीं है तो नेगेटिव चार्ज मिनिमाइज नहीं हो पाएगा। तो ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो इजीली मिनिमाइज हो जाएगा, CH3 से या NH3 पॉजिटिव से। तो बोलूँगा NH3 पॉजिटिव से आपका वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव कम होगा, नेगेटिव कम होगा तो ये कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होगा। जो कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक होता है उसका pKa, बोलूँगा जो ज़्यादा एसिडिक उसका pKa कम होता है। मैंने कहा इसका मतलब इस केमिकल का अगर pKa आपका 2.19 है तो बताएगा NH3 को हटा के अगर मैं H या CH3 लगा देता हूँ तो उसका वैल्यू 2.1 से तो ज़्यादा होगा। मैंने ये पर्टिकुलर पॉइंट ऊपर रीड करने की ट्राई करी, क्या हम लोगों ने जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लगाई है वो सही लगाई है। The average value of pKa for some amino acid is 2.19, और ये अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड कंसिडरेबल स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड। मतलब अगर आप NH3 पॉजिटिव को हटा के CH3 लगाते हैं तो उसका जो pKa आया है वो वैल्यू ज़्यादा आई है। pKa ज़्यादा आया तो आपका Ka कम आया,
के ए कम आया तो केमिकल कम एसिडिक होगा। तो हमें ये थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है कि आपका जो पी के का फॉर्मूला होता है वो माइनस लॉग के ए होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, और इसकी जो बेसिक आपकी थ्योरी आती है वो आती है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पर आपको एसिड और बेस को कंपैरिजन करवाया जाता है। यहाँ पर हमने वो जीओसी लगाई और जीओसी करने के बाद हमने कहा कि अगर टाइम मिला तो हम इसको एक बार और कवर करेंगे। हमने कहा अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं, तो मैंने अमीनो एसिड को भी ऐसे ही कंपेयर किया, और कंपेयर करने के बाद आपने कहा ये दो पी के आ गए। आप चेक कीजिएगा, एक जगह आपका यहाँ पर NH3 बैठा हुआ है, और इस पर्टिकुलर NH3 में ये पर्टिकुलर ग्रुप तो सेम है, दोनों से आपने H निकाल लिया, ये ग्रुप सेम है। एक आपने ग्रुप जो लिया था यहाँ पर, एक बार लिया आपने COO नेगेटिव और एक बार लिया CH3। जब मैंने इनको फिर से कंपेयर किया तो सेम बिहेवियर मुझे दिखाई देती है कि जो इसका pKa आता है वो आपका इस वाले से 10.6 से कम आया है। जिसका pKa कम है वो आपका ज़्यादा एसिडिक होता है। दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जिसका pKa कम है वो आपका ज़्यादा एसिडिक होता है। फिर हमने आयनिक चैप्टर में पढ़ा था कि अगर आप कंजुगेट एसिड और बेस की बात करने लगें तो कुछ लोगों ने पढ़ा होगा आपका आयनिक चैप्टर में कि एक पर्टिकुलर बनता था आपका के ए, एक मिनट, कुछ लोगों ने आपका ये भी पढ़ा होगा कि आपको जो बनता था वो फॉर्मूला बनता था पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू आपका 14, जहां पर बोलते थे के ए और के बी आपस में कंजुगेट का होना चाहिए। मैंने कहा जो ज़्यादा एसिडिक है इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ उसका कंजुगेट उतना ही कम बेसिक बना हुआ है। जब मैं इस पर्टिकुलर लाइन को आऊँगा तो यहाँ पर क्या लास्ट में लिखा है, द एल्फा अमीनो ग्रुप इज स्लाइटली वीकर बेस। जब आपने बेस बोल दिया तो ये इसकी बात कर रहा है, इसके कंजुगेट की बात कर रहा है, तो बोलूँगा इसके कंजुगेट की बात कर रहा है। तो हम लोग को याद रखना है कि जैसे ही आपको एसिडिक बिहेवियर बताया जाए तो आप ये बोलेंगे जिसका पीके कम है वो ज़्यादा एसिडिक बना हुआ है। आपने एसिडिक नेचर निकाला, उसका कंजुगेट जैसे ही आपने निकाला आप बोलेंगे जो ऑर्डर होगा वो उसका रिवर्स हो जाएगा। इस टाइप से हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अमीनो एसिड में ट्राई करना स्टार्ट किया। हमने कहा अगर ये पर्टिकुलर आपने अमीनो एसिड यहाँ पर बना दिया तो अब बात करते हैं और आगे की कि कैसे कैसे इनको हम लोग और अप्लाई करेंगे। हमने कहा कि अब हम लोग आपके आ चुके हैं यहाँ पर जिसका नाम था आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, और आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने एक बार पढ़ा होगा जिसे हम बोलते थे बफर सॉल्यूशन या कहें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर मैं वही लॉजिक यहाँ पर लगाऊं तो आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन देते हुए क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक केमिकल अगर आपका CH3COH है और अगला केमिकल आपका CH3CO नेगेटिव है तो ये कैसा काम करेगा, बोलूँगा ये हो जाएगा आपका एसिड की तरह और ये हो जाएगा सॉल्ट की तरह। कई बार इसको सॉल्ट ना बोल के आप बोलते हैं कंजुगेट, तो हम लोग कंजुगेट की बात नहीं करेंगे। मैं बोलूँगा कि एक पर्टिकुलर आपका एसिड है और दूसरा आपका सॉल्ट है। एसिड और उसका सॉल्ट इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है तो आपका जो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा बनता है, बोलूँगा वो केमिकल बनता है आपका मिक्सचर को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। और ये बफर सॉल्यूशन कैसा होगा, बोलूँगा एसिडिक बफर हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने कहा हाँ ये हम लोगों ने कभी पढ़ा था, याद आ गया। अब हम लोग अब ऑब्जर्व करते हैं इस पर्टिकुलर में, सबसे पहले आपने यहाँ पर लिया अमीनो एसिड के मोल ऑफ OH नेगेटिव। आपने एक कोनिकल फ्लास्क लिया और कोनिकल फ्लास्क अगर बनाने लगे तो आपको समझाने के लिए यहाँ पर आपने कोनिकल फ्लास्क लगा दिया। कोनिकल फ्लास्क लगाने के बाद आपने कहा मान लीजिए ये केमिकल आपने भरा है और ये केमिकल कितना भरा है, बोलूँगा ये पर्टिकुलर आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका NH3 पॉजिटिव और यहाँ पर CH2 और ये आपका COH बनना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा ठीक है। अब आप बताएगा जैसे जैसे आप OH डालेंगे तो ये जो OH आपने ऐड किया है तो OH कहाँ जाएगा, बोलूँगा इस केमिकल पर जाएगा COH पर। क्या आपको लग रहा है कि अगर स्टार्टिंग में आपने इसके मोल 1 मोल माने थे, कितने मोल माने थे स्टार्टिंग में, 1 नंबर ऑफ मोल, और आपने यहाँ पर बोल दिया कि आपने OH नेगेटिव के
0.5 मोल डालें, तो जब आप 1 मोल केमिकल पर 0.5 डालेंगे तो ये केमिकल लगातार कंज्यूम होगा, कंज्यूम होगा, कंज्यूम होगा, और टाइम के साथ में इसके जो बचने वाले मोल हो जाएंगे वो हो जाएंगे 0.5 मोल। और OH नेगेटिव से ये पर्टिकुलर एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो क्या फिर से ये भी आपका केमिकल बन जाएगा 0.5। जब एक पर्टिकुलर एसिड और उसका सॉल्ट एग्जिस्ट करता है, याद कीजिएगा क्या ये एक एसिड है, चेक कीजिएगा COOH, और ये इसका सॉल्ट है। एसिड और उसका सॉल्ट का मतलब ये जो मिक्सचर बना है वो आपका हो जाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या था, हमें याद करना चाहिए था, और ये फॉर्मूला बनता था आपका pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। याद कीजिएगा, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत याद रहे। हमने कहा जब दोनों वैल्यू सेम आ गई तो ये बना आपका log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, बोलूँगा log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब इस कंडीशन पर pH की वैल्यू pK के इक्वल हो गई। इस टाइप से मैंने यहाँ पर pKa1 निकाला। मैं लगातार इस कंटेनर में लगातार आपका OH डालता चला गया, ऊपर से लगातार OH डाला तो OH नेगेटिव जो कि बेसिक नेचर है वो लगातार इससे अटैक कर रही है, और अटैक करते करते एक टाइम ऐसा आया कि इसने 100% कंज्यूम किया, और कंज्यूम करने के बाद केवल ये केमिकल एक्सिस्ट करता है। चेक कीजिएगा क्या 1 मोल डालने के बाद ये पूरा का पूरा 2 केमिकल बचे या केवल एक केमिकल बचा। मैं बोलूँगा केवल एक केमिकल बचा। हमने फिर pH निकाला और हमें पता चला जो pH आया वो आपका 6.06 आया प्रैक्टिकली। हमने इन सबको हटाया और कहा कि हम लोग थोड़ा बहुत ये कवर कर चुके हैं कि कैसे कैसे टाइट्रेशन किया जाता है, और टाइट्रेशन करने के बाद आपको अगर मैं हल्का सा ओवरव्यू देने लगूं कि सब चीज़ें हम लोग को याद हो जाएंगी, तो सबसे पहले आपने कोनिकल फ्लास्क में क्या भरा, बोलूँगा एक पर्टिकुलर आपने अमीनो एसिड भरा जिसके नंबर ऑफ मोल थे 1। जब आपने 0.5 नंबर ऑफ मोल डाले तो आपका ये केमिकल कंज्यूम हुआ, और कंज्यूमर के बाद एक 0.5 नंबर ऑफ मोल वो वही बना, और थोड़ा सा आपका सॉल्ट बन गया, केमिकल और उसका सॉल्ट। मैंने केमिकल और डाला तो केवल एक केमिकल बना। अब आपने जब केमिकल और डालना स्टार्ट कर दिया तो क्या बोल सकता हूँ कि ये जो केमिकल बना हुआ था, और जैसे आप इसके और ऊपर जाएंगे तो COO नेगेटिव से तो CO नेगेटिव बना, क्या इसने अब H रिलीज करना स्टार्ट कर दिया, और अगर इसने H रिलीज कर दिया तो ये तो अभी उतना ही रहा, ये कन्वर्ट होके ये बन गया। चेक कीजिएगा, अब फिर से 2 केमिकल बन गए। अब आपको जो चेंज दिखाई देगा वो इन दोनों की वजह से दिखाई देगा, और जब आपने इन दोनों की वजह से चेंज दिखाई देगा, आप लगातार बेस डाल रहे हैं, तो उसने सबसे पहले किसका H खाया, OH ने, बोलूँगा COH का H खा लिया। चेक कीजिएगा, COH का H खाया, H खाया, H निकल गया। आपने और केमिकल डालना स्टार्ट किया OH नेगेटिव, तो उसने कहा भाई अब मैं इसका H खाऊंगा, खाता चला गया, और ये कंज्यूम करने के बाद NH3 पॉजिटिव में से एक H निकला, कुछ केमिकल कन्वर्ट हो गया और कुछ केमिकल वैसे ही रहा। आप लगातार जब आपने उसमें OH नेगेटिव डाला तो उसने इसका भी H कंज्यूम कर लिया और इसका भी H कंज्यूम कर लिया, और इस टाइप से आपने टाइट्रेशन कर दिया। जब हमने टाइट्रेशन किया तो हमने कहा कि बताएगा इस पर्टिकुलर में इस पॉइंट पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो कुछ लोगों को क्या ऐसा लग सकता है कि देखिएगा ये पर्टिकुलर आपका सॉल्ट है और ये आपका बेस है, याद कीजिएगा। और हमने 2 टाइप के बफर सॉल्यूशन पढ़े थे, एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। हमने यहाँ पर फॉर्मूला निकाला, और फॉर्मूला निकालने के बाद हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। हमने कहा एक पर्टिकुलर pKa2 भी आ गया, मुझे pKa2 पता है, pKa1 पता है, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है कि ये पर्टिकुलर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। चेक कीजिएगा, और जब आपका जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव आता है तो मैं बोलता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर pH इक्वल टू 6.06 पर आपका टोटल चार्ज कितना है, बोलूँगा 0। और जब टोटल चार्ज 0 हो जाए सॉल्यूशन का, तब आप उसे बोलते हैं, एक नया नाम लेंगे हम लोग, और वो नाम क्या हो जाएगा, बोलूँगा उसका नाम हम अगर आगे देखने लगे तो ये हो जाएगा आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। नाम क्या हो जाएगा उसका, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। हमने कहा कि ठीक है, अगर आपने इतना चीज़ें बताई हैं तो एक बार इसको और हम लोग रिवीजन में कर लेते हैं कि क्या क्या समझ में आया था।
हमने इन सब को हटाया और जो चीज़ आपको बताई गई थी अभी तक वो सब चीज़ें हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। और प्रेजेंट करने के बाद हमने बोला कि जो आपका pH की वैल्यू 2.31 थी एट pH इक्वल टू pKa, वहाँ पर क्या हुआ था, बोलूँगा जितना आपका पॉजिटिव बना हुआ था, पॉजिटिव आयन चेक कीजिएगा क्या ऊपर वाले पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर ये ज्यूटर आयन। अब ये ज्यूटर आयन क्या था, ज्यूटर आयन वो केमिकल था जिस पे जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही आपका नेगेटिव चार्ज, चूंकि COH ने अपना H निकाल के NH2 के लोन पेयर को दिया था। अगर ऐसा देखा जाए तो आपने कहा इस कंडीशन पर कुछ इस टाइप का हुआ, और जब आपने pH इक्वल टू pK2 बोला तो जो ज्यूटर आयन हुआ वो नेगेटिव के बराबर हो गया। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा टोटल सॉल्यूशन का चार्ज कब जीरो होगा, बोलूँगा जब दोनों का एवरेज हो जाएगा, या कहीं सॉल्यूशन में जितना पॉजिटिव उतना ही आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने कहा इसको मैंने बोल दिया, आगे से नोटेशन लिखेंगे PI, और PI का क्या है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। डेफिनेशन हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम लोगों ने कहा pKa1 प्लस pKa2 लीजिएगा, उसका एवरेज कर दीजिएगा और आपका आ जाएगा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो हमने कहा बाई एग्जामिनिंग द टाइट्रेशन कर्व वी कैन सी द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ ग्लाइसिन फॉल हाफ वे बिटवीन द pKa वैल्यू फॉर द कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप। ये हम लोग को थोड़ा बहुत याद आ गया टाइट्रेशन कैसे करते हैं। हमने कहा जी आगे चलने हैं, तो हमने कहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम लोगों का इंट्रोड्यूस हो चुका है, और हमने कहा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट मतलब PI पॉइंट वो माना जाएगा जो pH होगा, कब, जब आपका टोटल चार्ज जीरो रहे। मैंने कहा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। मैं सीधा बोलूंगा pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई 2। मैंने कहा आपने पर्टिकुलर ये केमिकल उठाया, एक पर्टिकुलर ये केमिकल H देगा और एक H ये देगा, दोनों का एवरेज किया 2.34 और 9.69, आपने दोनों को ऐड किया और आपने दोनों का एवरेज कर दिया। मेरा आपका ये आंसर आ गया कि कब वो टोटल चार्ज जीरो रखेगा। मैंने कहा ठीक है एक बार और कीजिएगा। मैंने कहा तीन तीन बैठे हुए हैं, मैंने कहा ये पर्टिकुलर OH भी H देगा, ये भी H निकालेगा और ये भी निकालेगा। कह रहे अगर तीन तीन हो जाए तो जो नेचर एग्जिस्ट कर रही है डोमिनेटिंग फैक्टर में, आप उनका एवरेज ले लीजिएगा। मैंने कहा ये एसिडिक रेंज, बेसिक रेंज, बेसिक रेंज, इन दोनों को आप ले लीजिएगा और इनका एवरेज कर दीजिएगा। जैसे आप एवरेज करेंगे फिर मैं बोलूँगा pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड बाई 2। हमने कहा अरे 10.79 प्लस 8.95 और दोनों को ऐड करने के बाद एवरेज कर देगा, आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट तैयार हो गया। हाँ इजी लग रहा है अब तो। मैंने कहा अगर इजी लग रहा है तो क्यों नहीं एक और कर लेते हैं। मैंने कहा तीन तीन बने हुए बताए किस किस को लेंगे, बोलूँगा 2.9। अरे इन दोनों को अगर मैं लेता हूँ और इसको इग्नोर करता हूँ तो बोलूँगा 2.1 और 4.25 को ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 कीजिएगा। जो भी आपका आंसर आएगा हम लोग उसी को बोलेंगे कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आ चुका है। मैं बोलूँगा हाँ अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है। और जितने भी 20 बने हुए थे हमारे अमीनो एसिड, मैंने सबके आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट लिखिएगा, आप चेक कीजिएगा। अगर मैं इसकी बात करने लगूँ तो ये आपका 2.1 और ये आपका 9.47 और ये 4.07, क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट इन दोनों का एवरेज आ गया। मैंने कहा बिल्कुल सही। अगला लीजिएगा, ये आपका 2.18, ये आपका 8.95 और ये आपका 10.53। इन दोनों को जब आपने लिया तो आपने कहा इन दोनों को एवरेज करने के बाद क्या ये आपका आंसर आ गया। तो जितने भी आपके दो से पर्टिकुलर ज़्यादा टर्मिनल बने हुए थे उनको भी मैंने सॉल्व करना बता दिया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकालते कैसे हैं। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या चीज़ है, जब आपका टोटल चार्ज जीरो बन जाए। मैंने कहा अगर जीरो बन गया, अब मुझे थोड़ा सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट यहाँ तक क्लियर हो चुका।